अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। कौन कर रहा है कंट्रोवर्सी? जो लोग उन्हें पुकारना चाहेंगे पुकारेंगे। कोई मुद्दा है बताइए? अरे वो बहुत बड़े कर्पूरी ठाकुर जी का कोई मुकाबला थोड़ी कर रहे हैं। भाई जननायक बनने में उनको समय लगेगा। जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच जननायक और नायक जैसे शब्दों पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। अब जो विवाद कांग्रेस के साथ जुड़ा था, अब वो विवाद महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे यानी तेजस्वी यादव के माथे पर भी है, क्योंकि आरजेडी ने जो पोस्टर जारी किया उसमें तेजस्वी यादव को नायक दिखा दिया गया है और इस पर उनकी ही पार्टी के महासचिव और लालू यादव के करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सवाल उठा दिया। कहा कि तेजस्वी यादव को जननायक बनने में समय लगेगा, जबकि तेजस्वी यादव के बड़े भाई और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि तेजस्वी यादव जननायक नहीं हो सकते। यानी अपने ही घर में एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिर पोस्टर में नायक बताने की जल्दबाजी क्यों? हवाला जनता का दिया जा रहा है, लेकिन जो जनता के बीच घूम रहे हैं वो लोग ही नायक को नकार रहे हैं। जबकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कर्पूरी ग्राम में जननायक कर्पूरी ठाकुर के घर पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात की और उसके बाद राहुल गांधी को जननायक बताने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कटाक्ष कर दिया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर की जननायक की उपाधि को चुराने की कोशिश की जा रही है और यह बिहार के जननायक का अपमान है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि कुछ लोग महात्मा गांधी को महात्मा कहते हैं, कुछ लोग संत कहते हैं, कुछ लोग बापू कहते हैं। क्या इसमें विवाद है? कर्पूरी ठाकुर का कोई मुकाबला थोड़ी ना ही कर रहा है। नेता कई होते हैं फिर भी नेता कहे जाते हैं ना, इसमें विवाद क्या है? ये कहा गया। अब विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी कहा गया। खैर, सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, फिर भी विवाद के केंद्र में आरजेडी के नायक और कांग्रेस के जननायक खड़े हैं। आज इसी पर दहाड़ में करेंगे चर्चा, सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे। और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। कौन कर रहा है कंट्रोवर्सी? जो लोग उन्हें पुकारना चाहेंगे पुकारेंगे। कोई मुद्दा है बताइए? अब कुछ लोग महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, कुछ लोग उनको महात्मा कहते हैं, कुछ उनको संत कहते हैं। क्या इसमें विवाद क्या है? अरे वो बहुत बड़े कर्पूरी ठाकुर जी का कोई मुकाबला थोड़ी कर रहे हैं। नेता कई होते हैं लेकिन नेता ही कहे जाते हैं ना, तो इसमें क्या विवाद है? विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। तो अपने बलबूते पे करके देख। भाई जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए सवालों का जिक्र करती हूं और उसके बाद मेहमानों से चर्चा की करेंगे शुरुआत। पहला सवाल यही, जननायक पर महासंग्राम, किसका हुआ अपमान? जननायक की उपाधि चोरी या सियासी सीनाजोरी? पोस्टर में तेजस्वी यादव नायक, अपने ही खलनायक।
लालू के वफादार की नायक तेजस्वी के विरोध में बोली। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे चर्चा में मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी हमारे साथ हैं। डॉक्टर राकेश रंजन आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। धीरज कुशवाहा जी जेडीयू के नेता चर्चा का हिस्सा हैं। समीर चौगावकर जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ आज मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर राकेश रंजन, आपके साथ शुरुआत करते हुए, अभी नायक नहीं है तेजस्वी यादव और अभी उन्हें ऐसा बनने में समय लगेगा। ये मैं नहीं कह रही, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। लालू यादव के बेहद करीबी और आपकी पार्टी में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन रखने वाले। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को नायक बताने में आरजेडी की तरफ से की गई जल्दबाजी बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे गई है? अनम्यूट कर लीजिएगा राकेश रंजन जी। बोले सबको नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, मैं बोला कि आपको किसने कहा कि तेजस्वी जी को नायक? आरजेडी सिर्फ बोल रहा है, बिहार की हर एक जनता बोल रही है। हर वो जनता जो शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक और सभी वर्गों के वो लोग जो इस सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जो पलायन, बेरोजगारी, जो स्वास्थ्य की बदहाली और शिक्षा की बदहाली और भ्रष्टाचार जो ये है, उससे तंग आकर के और इस सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में जिस ढंग से इस सारे प्रोमिसेस को डिलीवर किया, जिस अंदाज में काम किया और मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन किया, उसके अलावा इन्वेस्टर मीट की बात उन्होंने की, स्पोर्ट पॉलिसी बनाई, स्वास्थ्य जो सेक्टर है उसमें उतने ही दिनों में लगभग 700 से ज्यादा जो डॉक्टर से उस पर कार्रवाई की। तो जो ये सारी चीजें उनको काम करने का तरीका है, उससे समाज के हर एक वर्ग के हर वो लोग जो इस सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहता है, उस सबके लिए वो लोग नायक समझ रहे हैं। और तो अब्दुल बारी सिद्दीकी इसका हिस्सा नहीं है क्या? अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जननायक बनने में समय लगेगा, नायक सबसे बाद। जननायक का तो पेटेंट सिर्फ मोदी जी करा रखे हैं, चाहे वो जुमला नायक का हो, चाहे झूठ नायक का हो। जननायक का हर मतलब राकेश जी, आप भी मानते हैं कि तेजस्वी जी को अभी जननायक बनने में समय लगेगा, क्योंकि आपने उसी जन की बात की ना। आपने कहा कि बिहार की वो सारी जनता उनको नायक के तौर पर देखती है। अगर सारी जनता उनको नायक के तौर पर देखती है तो फिर वो जननायक भी हुए, बेसिक है ना सर ये। और अगर वो जननायक भी हुए तो फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो कहा उसको आप कैसे क्लैरिफाई कर रहे हैं सर? अगर जनता आपके हिसाब से उनको नायक मानती है तो जननायक ही हुए ना फिर। एकदम हुए। वो किस परिप्रेक्ष्य में कहे हैं उसको तो समझना पड़ेगा ना। आपने उनसे पूछा, उनसे इंटरव्यू लिया। आप बैठिए ना, आप समझाने के लिए ही तो बैठे हैं, तो समझा दीजिए जरा, है ना। निश्चित रूप से मैंने वो बयान नहीं सुना, लेकिन एक बात आप अभी तो चला सर, अभी तो चला, आपने चलाया, अभी आपने सुना नहीं डिबेट की शुरुआत में। सुने ना, आपने सिर्फ एक छोटी सी उसमें क्लिप चलाई, क्या और सारी चीजें पहले तो आगे पीछे का आप बता दीजिए। अब आगे पीछे का आप बताइए, आगे पीछे का आप बताइए। अगर छोटी क्लिप्स चला दी हमने तो आगे पीछे का आप बता दीजिए क्या था। निश्चित रूप से मैं सुनूंगा, जाकर के सुनूंगा। अरे सर, डिबेट से पहले सुनिएगा ना। डिबेट पे चर्चा उसी मुद्दे पर है तो डिबेट के बाद में जाकर सुनकर क्या कीजिएगा। नहीं, आप मैनिफेस्टो पे चर्चा करने के लिए बुलाई थी। अरे सर, तमाम मुद्दे जो है जन सरोकार की चीजें हैं, उस पे वो मुद्दा नहीं है। अच्छा, तो तेजस्वी यादव की इमेज बिल्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की जो इमेज बिल्डिंग आप करने की उनको नायक बताकर आप लोग कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना फिर इसका मतलब। तो हटवा दीजिए पोस्टर। नायक होना और जन नायक होना जनता के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जनता मेडल देगी। ये जनता के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे हम पलायन से छुटकारा पाए, कैसे बेरोजगारी से छुटकारा पाए, कैसे स्वास्थ्य सुविधा की जो बदहाली है, जो लोगों को
जो रेपिस्ट जो पेशेंट है उसको बेड तक नहीं मिल पाता है, वो कैसे इंश्योर हो, शिक्षा कैसे इंश्योर हो। जो ये पटना साइंस कॉलेज इन लोग के आने के पहले एक साइंस का हब हुआ करता था, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का, वो फिर दोबारा कैसे रीस्टोर हो, कैसे रिबिल्ड हो बिहार। तो बिहार की नव निर्माण जो है ना जनता के लिए वो इम्पोर्टेंट है, और जनता जिसको देगी ठीक है। नायक अब मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ सर, मैं आपको थोड़ा सा समय राकेश रंजन जी देती हूँ। इस बीच में अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को समझ लीजिएगा, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या कहा, आगे पीछे हमने क्या छोड़ दिया, आप सुन लीजिएगा और फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे जारी रखिएगा, क्योंकि चर्चा आज इसी पर है, चर्चा आज इसी पर है, उसको समझ लीजिए फिर उसके बाद बताइएगा। मनीष पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष पांडे जी, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं कर्पूरी ठाकुर की धरती पर, कर्पूरी ठाकुर की विरासत को, उनकी लेगेसी को, उनके वोट बैंक को एनडीए के साथ रखने की पूरी कोशिश, जो जेडीयू का ट्रेडिशनल वोटर है उसको अपने साथ रखने की वो कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के बीच में विरासत के नाम पर राजनीति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कटाक्ष करते हैं, नायक जननायक को लेकर सवाल उनकी तरफ से उठाया जाता है। बैठे बिठा एक मुद्दे को बेवजह ले जाने आगे ले जाने की जरूरत क्या है बीजेपी को? अरे भाई, वो कैसे अपने नेता को कोट करते हैं, क्या कहते हैं, आपको इसमें अपमान क्यों नजर आता है? नहीं, देखिए, अपमान तो उस महान शख्सियत का है जिसने अपने जीवन के एक एक महत्वपूर्ण पल को समाज को दिया, बिहार वासियों को दिया, के गरीबों, दलितों, पिछड़ों के विकास के लिए दिया। सम्मान उस व्यक्ति का अब अपमान हो रहा है जब एक सीटेड व्यक्ति को और कहा नायक तो किसी को कहेगा लोक नायक। तो जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी तो मुझे लगता है कि उसके समकक्ष कोई व्यक्ति जो अपना सर्वस्व समाज को दे रहा हो, देश को दे रहा हो, जिसने पूरा जीवन तपस्या करके देश को बहुत कुछ देने का, मतलब एक प्रकार से कहें तो उसने संकल्प लिया हो, जब उसके कानों में यह बात आएगी कि समाज का एक व्यक्ति जो सजा याफ्ता है उसको उसके कार्यकर्ता भारत रत्न देने की मांग करते हैं, उसके समर्थक भारत रत्न देने की बात करते हैं, उसी का पुत्र जो चार्जशीटेड है 420 में उसको लोग जननायक कहकर पुकार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो जमानत पर हैं, चार्जशीटेड हैं, उनकी तुलना अगर कर्पूरी ठाकुर जी के साथ होगी तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति जो तपस्वी हैं, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ त्याग किया, उनको दुख जरूर होगा। और जब दुख होगा तो ये बातें उनके जुबान पर जरूर आएगी, खास करके बिहार वासियों के सामने जो व्यक्ति आएगा तो उसके जुबान पर यह बात जरूर आएगा कि यह ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति, चूंकि देखिए मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, लोक नायक और जन नायक अब दोबारा तो कोई नहीं हो सकता, कोई दूसरा नायक हो सकता है। लोक नायक भी जयप्रकाश जी इस भूमि से पैदा लिए, वह एक ही व्यक्ति लोक नायक होगा, दूसरा नहीं हो सकता। ईशान, इतना ज्यादा बवाल जननायक को लेकर, राहुल गांधी पर सवाल, तेजस्वी यादव पर सवाल, तेजस्वी के अपने खुद की पार्टी के अब्दुल बारी सिद्दीकी उसको लेकर सवाल उठाते हैं कि भाई अभी समय लगेगा। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी कहती है अपमान है, जननायक तो एक ही थे, कर्पूरी ठाकुर थे जिन्होंने समाज के लिए काम किया। तो ये उपाधि राहुल गांधी को देने का मतलब, ये उपाधि तेजस्वी यादव को देने का मतलब, या फिर एक अपॉर्चुनिटी है अपनी इमेज को मजबूत करते हुए बिहार के चुनावों में फायदा पाने की? अब इसमें मुद्दा है या फिर एक बेवजह का मुद्दा बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है? पूर्णिमा जी, देखिए, मुद्दे तो कई सारे हैं बिहार में। मुद्दे बिहार में हैं पलायन के, मुद्दे बिहार में हैं भ्रष्टाचार के, मुद्दे बिहार में हैं महिलाओं पे बढ़ते अपराध के, मुद्दे बिहार में हैं बढ़ती हुई मर्डर की घटनाओं के, मुद्दे बिहार में है किडनैपिंग की बढ़ती हुई घटनाओं के, और मुद्दे बिहार में ये भी हैं कि जिस तरह से यमुना जी में एक नकली घाट बना के प्रधानमंत्री जी के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया छठ की पूजा करने के लिए, वो भी कई सारे मुद्दे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्दे से भटकाने की राजनीति करने की आदत है। आप ये देखिए, जननायक कौन होता है? और राहुल गांधी जी को जननायक कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, राहुल गांधी जी को जननायक वो युवा कह रहे हैं जो आज सड़क पर रोजगार के लिए लड़ रहे हैं,
वो युवा कह रहे हैं जो सड़क पे रोजगार के लिए लड़ रहे हैं और उनको सरकार लाठियों से, डंडों से भांजने का काम कर रही है, उनका सर फोड़ देने का काम कर रही है। आज समाज की वो जातियां जो हाशिए पे खड़ी हुई हैं, जिनका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जिनके लिए वो लड़ रहे हैं, वो जातियां, वो लोग, उन समाज से आने वाले लोग राहुल गांधी जी को जननायक कह रहे हैं। आज जो देश में पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिन पे प्रताड़ना ये सरकार समय समय पे कर रही है, उनकी आवाज जो उठा रहे हैं नेता राहुल गांधी जी, उनको वो लोग जननायक बोलने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, ये समाज का बहुत बड़ा वर्ग, देश की बहुत बड़ी जनता, देश के युवा, देश की महिलाएं, जिनकी आवाज राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष होने के तौर पर उठा रहे हैं, वो उनको जननायक कह रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि बात आई है जननायक की, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जननायक का जो टाइटल है वो चोरी कर लिया। प्रधानमंत्री जी जब कर्पूरी ग्राम गए थे तो मैं कुछ उनको याद दिलाना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी जो जननायक थे, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन का गठन किया 1977 में। 26% आरक्षण निर्धारित किया ओबीसीज के लिए, मतलब पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए। और उसके बाद जब वो आरक्षण उन्होंने लागू किया बिहार में, तो आरएसएस ने और जनसंघ ने उसका विरोध करने का काम किया। एबीवीपी के छात्रों ने नारे लगाए और उनकी सरकार को अस्थिर करके 1979 में गिराने का काम किया। और उस समय कई आपत्तिजनक नारे लगाए जाते थे, कर्पूरी हटाओ, बिहार बचाओ, कर्पूरी की तानाशाही नहीं चलेगी। और उनकी जाति पे, क्योंकि वो नाई समाज से आते थे, उनकी जाति पे भी व्यक्तिगत टिप्पणी करके, व्यक्तिगत उस पे प्रहार करके यह बोला जाता था, नाई मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, नाई राज नहीं चलेगा, कैची चलाने वाला सरकार नहीं चला सकता। इस तरह के नारे जो अति पिछड़ों के खिलाफ थे, जो पिछड़ों के खिलाफ थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पूर्वज थे, जनसंघ से आए हुए, एबीवीपी से आए हुए और आरएसएस से आए हुए, कर्पूरी ठाकुर जी के विरुद्ध उस समय लगाने का काम किया करते थे। तो जब वो वहां गए थे प्रधानमंत्री जी, कम से कम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से एक बार माफी मांग लिए होते तो थोड़ा समझ आता कि उनको अपने जो कृत्य हैं उनके पूर्वजों के लिए, उनके लिए भी उन्होंने माफी मांगने का काम किया। ठीक है। अब आइए दूसरी बात पे। देखिए, मुद्दे ये होने चाहिए पूर्णिमा जी, आज हमने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, इंडिया गठबंधन ने, हमने अपना जो सीएम का उम्मीदवार था वो दे दिया, हमने डिप्टी सीएम का उम्मीदवार दे दिया। मुद्दे ये होने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनका जो पूरा दल है एनडीए, जेडीयू के प्रवक्ता भी बोलेंगे, जेडीयू के प्रवक्ता क्या ठोस रूप से बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार जी दोबारा से एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं या नहीं हैं, ये सवाल पूछे जाने चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि ये जनता कहती है, ये कहा गया कांग्रेस की तरफ से, कहा गया आरजेडी की तरफ से, दोनों को उपाधि दी गई, आप दोनों ने जनता के तौर पर उसे जोड़ दिया। लेकिन जनता नहीं कह रही है ना, ये तो पार्टी इमेज बिल्डिंग की एक कोशिश कर रही है ना। धीरज कुशवाहा जी, नहीं, ये पार्टी की तरफ से क्लियर कोशिश है, ये पार्टी की कोशिश है एक इमेज बिल्डिंग को लेकर, सामाजिक न्याय की लड़ाई राहुल गांधी ने लड़ी, बोला इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। बोलने दीजिए। सरकार ने बार बार जातीय जनगणना के विरोध करने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि हम जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। लोकसभा में जब प्रश्न पूछा गया 2021 में, तब ये बोला हम जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये बोला कि जातीय जनगणना की डिमांड करने वाले अर्बन नक्सल वाली सोच वाले हैं। और वही प्रधानमंत्री जी की सरकार ने जब पुलवामा, जब हमला हुआ अभी जम्मू कश्मीर में, उसके बाद ये हमले के तुरंत 4-5 दिन बाद ये बोल दिया कि देश में जातीय जनगणना हम करवाएंगे। लेकिन कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, क्या बजट होगा, ये सब नहीं बताया। आपने अभी सुना होगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से जब ये सवाल पूछा गया कि जातीय जनगणना को लेकर उनका रुख क्या है, तो उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से हमें कोई दिक्कत है नहीं। धीरज कुशवाहा जी, ईशान की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए थे, लेकिन दूसरी तरफ ये समझना चाहती हूँ, नायक जननायक अगेन कर्पूरी ठाकुर और उनकी लेगेसी को जेडीयू अपने साथ इंटैक्ट रखना चाहती है, उसके लिए नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त मेहनत कर रहे हैं। समस्तीपुर में उनकी वो रैली दिखाई दी, लेकिन वहां के एक आदमी ने ये जरूर कहा कि बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली के लोगों को हमारी याद आ गई, लेकिन जरूरी वो भी है कि हमारे इंपॉर्टेंट मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए, हमारा जीवन बेहतर होना चाहिए, यहाँ पर हो रहा पलायन है उस पर चर्चा होनी चाहिए, यहाँ की बेरोजगारी है उस पर बात होनी चाहिए। तो हर कोई तो अपने लिए एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी समवे और दी अदर तलाश ही रहा है, फिर चाहे वो एनडीए हो चाहे फिर वो महागठबंधन हो। लेकिन जननायक और नायक जैसी मुद्दों को बेवजह राजनीतिक धुरी पर लेकर आना
क्या असल मायने में जनता के लिए राहत बनाकर दे सकता है जेडीयू या फिर एनडीए ओवरऑल? देखिए पूर्णिमा जी, लोकनायक या जननायक होना या स्वघोषित अपने आप को मान लेना या मनवा लेना, दोनों अलग बातें हैं। आप जानती हैं कि जब जनता मानने लगती है तो लोग स्वयं हो जाते हैं। लेकिन ये कोई आरजेडी और ये कांग्रेस वाले कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं। आप देखी होंगी बिहार में इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, उसके बाद उप मुख्यमंत्री का कर दिया, यहाँ तक कि बहनों के लिए माँ बहन योजना चला दिया, फॉर्म भरवाने लगा। उसके बाद में कई तरह के जुमलाबाजी ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, हम लोग नहीं, पूरे बिहार के लोग कहने लगे हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद नहीं है, ये फेकस्वी प्रसाद है, केवल फेंक रहे हैं। चूंकि एक तरफ विकास है और एक तरफ विनाश है, बिहार की जनता तय करेगी कि हमको आगे क्या करना है। लेकिन पूर्णिमा जी, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं और ये क्लियर भी हो गया है कि माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री हैं और आगे भी माननीय बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चूंकि आप जानती हैं कि जो अंजना ओम कश्यप जी ने जो सवाल किया था, वो जो हमारे गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं, हमारे यहाँ के विधायक लोग अपने विधायक दल का नेता चुनते हैं। उन्होंने कहा था, इसमें कहीं संदेह शक नहीं है, माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के अभिभावक हैं और वो यहाँ के बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमारे एनडीए घटक दलों के गार्जियन हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और दूसरी तरफ कहना चाहते हैं पूर्णिमा जी कि ये लोग लोकनायक और जननायक का क्या समझते हैं। लोकनायक जननायक का ये मतलब नहीं होता है कि आप भ्रष्टाचार करिए, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दीजिए, आप जाके जेल में रह लीजिए या आप पर कई तरह का आरोप लगे, उसको जननायक नहीं कहते हैं, लोकनायक नहीं कहते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखी होंगी कि वो पूरे बिहार को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं। वो कभी भी भ्रष्टाचार से और परिवारवाद से कभी भी समझौता करने का काम नहीं किए हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी वर्तमान समय में भारत में कैसे नेता है कि इनको लोकनायक जननायक की उपाधि मिल सकती है, लेकिन ये लोग आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले लोग कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि ये लोग कहते थे आजादी के बाद कि गरीबों को आगे बढ़ाना है, गरीबों जो पीछे छूट गए, जो दबे कुचले हैं, उनको साथ लाना है, लेकिन नहीं हुआ। समानता कहते थे, जो लोग खटिया पर तख्ता पर बैठने नहीं देते थे, वैसे लोगों को माननीय नीतीश कुमार जी ने समानता लाने का काम किया है। तो आप भी एक पोस्टर निकाल दीजिए अपने नीतीश कुमार के नाम का, सर, असल जननायक। कंक्लूड कर लें, एक पोस्टर निकाल दीजिए आप भी नीतीश कुमार के नाम का, असल जननायक, उसको लिखते हुए आप रख दीजिए। कंक्लूजन इसके बाद आपसे मैं लूंगी धीरज जी, इसके बाद और समय थोड़ा देती हूँ। समीर सर, जिस तरीके से अब बिहार में चुनाव से पहले विरासत, नायक, जंगल राज जैसे शब्दों को दोहराया जाने लगा है, ऐसा नहीं लगता कि बेवजह के मुद्दों को सेंटर में लाके असल मुद्दे आप गायब कर देना चाहते हैं, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो? और वाकई में जनता को इससे फर्क पड़ता है? ये प्रतीक के रूप में अपनी इमेज बिल्डिंग करना, ये जनता के बीच में कोई इम्पैक्ट छोड़ता है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि इसका जनता के बीच में कोई बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। जनता को उससे बहुत कंसर्न नहीं होता कि आप किसी नेता के नाम के आगे जननायक लगा रहे हो, लोकनायक लगा रहे हो। जनता तो जानती है कि भाई हमारा जो नेता है, हमारा जो पार्टी का लीडर है, सरकार है या जो चुनाव लड़ रहा है, विधायक है, सांसद है, वो हमारे क्षेत्र के अंदर काम करे, वो उनके लिए जननायक है। और लोकनायक उतना ही उनके लिए रहता है। सब बहुत ज़्यादा तुल दोनों पक्षों को मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। और तेजस्वी यादव के लिए भी मुझे लगता है आरजेडी को भी बचना चाहिए। तेजस्वी यादव भी सिर्फ 35 साल के, अभी 8-10 दिन बाद 9 नवंबर को उनका शायद जन्मदिन है, वो अभी 36 साल के हो जाएंगे, शुरू हो जाएगा उनका। तो उनके पास लंबा राजनीतिक समय है उनके पास। लोकनायक और जननायक बनने के लिए उनके पास बहुत समय है। वो लंबा राजनीतिक जीवन खेले और फिर इस तरह के काम करें कि वाकई में जनता उन्हें लोकनायक और जननायक जो दोनों बिहार की धरती से निकले, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर, उस नेता के रूप में देखे। फिलहाल मुद्दा अभी चुनाव का, चुनाव में इस तरीके से पोस्टर्स तो सारी पार्टियां बनाती रहती है। अब महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे को कहा जाता था, वो एक प्रतीकात्मक रूप से लिया जाता था। मुझे लगता है कि पार्टी को इस चीज़ से बचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज ये है कि क्या बिहार के अंदर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, राहुल गांधी वहां क्यों नहीं थे? बड़ा प्रश्न है भाई। राहुल गांधी को रहना चाहिए था ना। आज राहुल गांधी आते तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। हालांकि ये बात सही है कि कल राहुल गांधी समस्तीपुर में शायद
प्रचार अभियान शुरू कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी आज रहते हैं तो ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दो बड़े नेता है। राहुल गांधी नहीं तो राहुल तो तब भी नहीं थे जब डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी का नाम और सीएम के तौर पर तेजस्वी का नाम और अशोक गहलोत ने डिक्लेयर अशोक किया था। गहलोत थे उस वक्त वहां पे। जिम्मेदारी क्योंकि उनके पास है, मुझे लगता है बिहार चुनाव की, इसीलिए और उसके पहले जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की थी, दोनों ने मिलकर 16-17 दिन की यात्रा की थी, तो मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी बिहार अभी आ जाते, आज अगर वो घोषणा पत्र में आते, प्रश्नों का जवाब देते, कई चीजें कहते हैं कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है, कल मैं चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर रहा हूं, तो एकजुटता नजर आती, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि ठीक है कि कल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी साथ में शायद मुजफ्फरपुर में रैली करने वाले हैं, लेकिन दोनों का साथ आता तो मुझे लगता है कि दोनों के कार्यकर्ताओं को अच्छा लगता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित होते हैं उससे। 10 सेकंड में ईशान प्लीज जवाब देंगे, फिर संजय जी से मैं जवाब दूंगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उसी तरह से मनीष जी नेता बस आ रही हूं, विपक्ष, मनीष जी आती हूं। उसी तरह से नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी कई जिम्मेदारियां हैं देश का नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, तो उनको पूरे देश में ट्रैवल करना होता है, पूरे देश के मुद्दे उनको देखने होते हैं, उठाने होते हैं, और समय समय पे सरकार के कान भी खींचने पड़ते हैं। तो इसीलिए बिहार चुनाव से बढ़िया मौका क्या होगा? एक मिनट, बिहार चुनाव से पहले क्या बढ़िया मौका होगा? बिहार में 17-18 दिन तक राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव जी ने साथ में एक रैली निकाली, और उसके बाद जो तेजस्वी यादव जी की जो मुख्यमंत्री पद का जब उनको चेहरा बनाया गया, तो हमने सभी अपने दल के समूहों के साथ, उसमें राहुल गांधी जी भी उस चर्चा में थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस चर्चा में थे, और उसमें मुकेश सहनी भी चर्चा में थे, उसमें वामपंथी दल के जितने हमारे साथी हैं वो भी चर्चा में थे, IIP के भी जितने भी साथी हैं वो भी चर्चा में थे। उसके बाद ही ये चेहरा निकलकर सामने आया। लेकिन मुझे ये बताएं, जेडीयू के प्रवक्ता मुझे ये बताएं कि क्या जो एनडीए का घोषणा पत्र होगा उसमें नीतीश कुमार जी की फोटो हो पाएगी कि इस तरह से नहीं हो पाएगी? मैं जवाब दे देती हूँ, मैं जवाब लूंगी। मनीष जी, मैं आपका काउंटर भी ले रही हूँ सब। मनीष जी, मुझे थोड़ा सा बीजेपी के भी साथी से बुलवा दीजिएगा ये बात इसी डिबेट में एक बार। ठीक है, आप पूछ लीजिएगा, सामने ही बैठे हुए हैं। संजय राणा जी, उससे पहले आपके पास, आज नरेंद्र मोदी का कर्पूरी ग्राम में पहुंचना क्या सीधे सीधे 36% आबादी ईबीसी को इंटैक्ट रखने, ओबीसी को इंटैक्ट रखने, सवर्णों को इंटैक्ट रखने, और समस्तीपुर में 2020 में जो जेडीयू को चुनाव हुआ इन द एब्सेंस ऑफ नीतीश कुमार एज ऑफ नाउ, ये पूरी कोशिश थी कि पूरा का पूरा वोट बैंक इंटैक्ट रहे और एक मैसेज जाए कि असली सम्मान देने वाली कौन सी पार्टी है, ना कि वो जो खुद को नायक या जननायक कहलाने के साथ साथ अपनी इमेज बिल्डिंग करते हैं। पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग माय फेलो पैनलिस्ट। ऐसा है कि बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी खलनायक, उसमें गाना बड़ा फेमस हुआ था, मैं नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो यहाँ पे नायक नहीं, कोई खलनायक ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगर इनका पृष्ठभूमि देखा जाएगा तो दोनों की पृष्ठभूमि खलनायक लायक है। मैं बात कर रहा हूँ दोनों की, यानी मैं दोनों की, यानी राहुल गांधी, ऐसे टेलीविजन पर नहीं बोलना चाहिए भाई। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, खलनायक मत बोलिए। ईशान, उनकी बात होने ठीक है, नायक नहीं बन पा रहे। रहे भाई साहब, इतनी तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड, नहीं, बोलने दूंगा। इतनी तकलीफ आपको होनी चाहिए, इतनी तकलीफ आपको तब होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को नालायक बोलेंगे, खलनायक है वो, प्रतिपक्ष के नेता नालायक बोलेंगे आप। जो आप मोदी जी को खलनायक बोल रहे हैं, चुनाव में नहीं जा रहा है, चुनाव में नहीं जा रहा है, अमित शाह को प्रचार नहीं कर रहा है, वो जाके विदेश में बैठा बोल रहे हैं, कोलंबिया जा रहा है, उसको क्या बोलेगा? खलनायक है कि नहीं? बिल्कुल खलनायक। आइए, भाषा की मर्यादा रखिए। आप सुन लीजिए, आरएसएस की निकाल दिख रही है आपकी बात में बोला नायक। जिस व्यक्ति को अगर नायक होता उसको पता होना चाहिए वो क्या काम करने जा रहा है। कुछ दिन पहले तेजस्वी ने क्या बोला था, सब घर में एक व्यक्ति को मैं सरकारी नौकरी दूंगा। कितने घर है? 2,96,00,000 घर। अगर मान लीजिए एक नौकरी भी देते हैं तो यानी 2,96,00,000 होता है। उसके अगर हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 12 से 14 लाख करोड़ का बजट है। उस व्यक्ति को नहीं पता कि उसके प्रदेश का बजट क्या है, तो उसको नायक आप कैसे मान सकते हो? दो ही नायक चल रहे हैं इस समय ओनली ट्विटर पे, और दोनों खलनायक हैं। आपका नेतृत्व करने की क्षमता, अरे बिल्कुल दोनों, अरे मैं बार-बार बोल रहा हूं, राहुल गांधी नायक,
लायक तरह से के खलनायक अलावा मत बोलिए भाई, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं पार्टी के संजय लिए राणा जी। खलनायक साबित हो चुका है आप राहुल मुद्दों गांधी। पे बात करिए ना, राहुल गांधी आप मुद्दों पे बात कर रहा करिए ना। हूँ। उनके आप प्रवक्ता राजनीतिक में उनके विश्लेषक हैं कि प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता अरे हैं? उनके प्रवक्ता बगल में आप आके क्या बीजेपी बोल के प्रवक्ता सुन तो हैं, लीजिए राजनीतिक क्या है? विश्लेषक हैं। समझा रहा हूं, विश्लेषण का विश्लेषण कर काम रहा हूं, करिए। विश्लेषण कर रहा हूं, विश्लेषण आपका करिए। विश्लेषण कर रहा हूं, टिप्पणी मत करिए, विश्लेषण कर रहा हूं करिए। आपका। ईशान इन्होंने बात क्या बोला विश्लेषण कि भैया करिए, मुद्दे टिप्पणी बहुत हैं। देखिए पूर्णिमा जी क्या बोला, मुद्दे बहुत हैं, डेवलपमेंट का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भाई वहां पे लोगों को बहुत ज्यादा औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, तकलीफें हो रही हैं। ये बताइए इनका नेता वहां जाके एसआईआर 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 बस सर के अलावा उसको कुछ आ ही नहीं रहा है, और प्रवक्ता के बोला बहुत सारे मुद्दे। अरे बेरोजगारी आपके राज्य में कितना था पता है क्या? 5.44 जब आप छोड़ के गए थे। किस तरह की बेरोजगारी की बात कर रहे हो? इन्फ्लेशन हमेशा डबल डिजिट रही है यूपीए शासनकाल में, तो किस तरह के इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो? अरे आपको पता करना पड़ेगा कि नायक और नालायक में क्या अंतर होता है। नायक और नालायक में यही अंतर है जो आपके नेता और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी में। अरे नायक महिमा है, मंडन नायक कर दिया है, मोदी जी नायक का भाई है। साहब ने। बिल्कुल हमारे भाई प्रधानमंत्री साहब ने पूरा महिमा भाई मंडन कर बिल्कुल दिया। करूंगा, नायक है वो देश आरएसएस के वो लोगों को आप देश के बैठाकर नायक पूर्णिमा हैं। जी और टेलीविजन आपके चैनल नेता पे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आरएसएस के लोगों को बैठाइए। ठीक है, राजनीतिक अगर आपको एक सेकंड आपको नरेंद्र लोगों मोदी को लेकर आइए, और लोगों को लेकर आइए, जब मुद्दों की बात करें, तो तटस्थों की बात करें, तो न्यूट्रलों की बात करें। आरएसएस के जो प्रचारक है उनको बैठाकर बात कर दीजिए। आरएसएस के प्रचारकों को अगर एक सेकंड राणा जी, ईशान प्लीज मुझे एक बार हेडलाइंस, एक सेकंड सर प्लीज रुकिएगा। अगर नरेंद्र मोदी के महिमा मंडन से इतनी दिक्कत है तो उतनी ही दिक्कत फिर राहुल गांधी के ट्विटर पर महिमा मंडन से, और तेजस्वी यादव के ट्विटर पर महिमा मंडन से, और पोस्टर के जरिए फिर उस भी महिमा मंडन से दिक्कत होनी चाहिए, उस पर भी महिमा मंडन से दिक्कत होनी चाहिए। जनता तो तय कर ही रही है, जनता तो तय कर ही रही है ना चुनावों में, जनता तो तय कर ही रही है ना चुनावों में, जनता तय कर ही रही है चुनावों में। असली पिक्चर तो वही नतीजों में दिखती है, असली पिक्चर वही नतीजों में दिखती है। चुनावों के जो जनता तय करती है वही दिखती है और दिखती आ रही है। तो इसीलिए अपनी अपनी इमेज बिल्डिंग किनारे रखिए जनता के नाम पर, जनता के नाम पर अपनी इमेज बिल्डिंग को किनारे रखिए, क्योंकि जनता के मुद्दे अलग हैं। और बिहार में हमने देखा कि बिहार का चुनाव हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, क्योंकि आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्पूरी ठाकुर की जमीन पर मौजूद रहना, वहां के लोगों की तरफ से कहना कि भाई कर्पूरी जी का नाम लेना तो बहुत आसान है, लेकिन उनकी तरह काम करना बड़ा मुश्किल है। फिर बात होती है कि जनता ये तय कर रही है, ये जनता तय कर रही है। ये जनता कहां तय कर रही है? ये तो आप अपना एक नैरेटिव चला रहे हैं ना, नाम दे देकर, पोस्टर जारी करके, कि उसका इंपैक्ट नजर आएगा। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो जिक्र किया है, मुझे लगता है कि इस बार नीतीश कुमार के साथ का जो ईबीसी का जो वोट बैंक रहा है, भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस हो रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी को उस वोट पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। 20-25 साल नीतीश कुमार के साथ जो वोट बैंक जुड़ा रहा, अब वो कहीं ना कहीं ये डर था कि कहीं वो वोट बैंक नीतीश कुमार से खसक रहा है क्या। तो प्रधानमंत्री मोदी को लग रहा है कि ये चुनाव, नीतीश कुमार उस तरीके से एक्टिव नहीं है। कई कारण है, कई कारण है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बीच में पलटी, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से राजनीतिक रूप से पलटियां मारी, आरजेडी के साथ सरकार बनाई उन्होंने जिस तरीके से, फिर बीजेपी के पास वो लौटकर आएगा सरकार के अंदर, और नीतीश कुमार की जो उम्र हो गई है, और उसके बाद लग रहा था कि यह चुनाव बहुत ज्यादा फंसा हुआ रहेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2020 का चुनाव तो भी सिर्फ 12,500 वोट का फर्क था, 0.37 वोट का फर्क रहा था, और तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकल के आई थी। कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा और बेहतर होता या तेजस्वी और ज्यादा सीटें जीतते तो मुझे लगता है ज्यादा फाइट होती। तो प्रधानमंत्री 2020 के चुनाव को देख रहे होंगे कि 2020 के चुनाव में जिस तरीके से मामला फंस गया था, कहीं ऐसा ना हो कि इस बार जो 15 सीटों का फर्क था, क्योंकि 2020 में अगर देखेंगे तो महागठबंधन 10 में से 5 सीटें जेडीयू हारी थी 2020 में। बिल्कुल, तो वहां पर उनका इंपैक्ट और आरजेडी को उसका फायदा हुआ। बिल्कुल। तो अब और जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अगर आप देखेंगे इस बार, तो आरजेडी ने भी काफी ईबीसी के लोगों को टिकट दिया है। अपने प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने, मंडल है जो ईबीसी से आते हैं समुदाय को, आरजेडी ने पहली बार प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया है, ईबीसी कम्युनिटी का बनाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि उनकी अपील हर वर्ग के अंदर है, कोई भी वर्ग हो, तो प्रधानमंत्री कोई बात कहते हैं तो सारा वर्ग, सारे लोग उनको सुनते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव अपने कंधों पर उठाया था, बिहार में भी प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब नीतीश के कंधों के भरोसे नैया पार नहीं हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी को आने पड़ेगा। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से रैली की शुरुआत की है, और प्रधानमंत्री मोदी ने उस वोट बैंक को संदेश दिया है कि भाई मैं हूं यहाँ
यहाँ पर मतलब भले ही मैं प्रधानमंत्री हूँ लेकिन मैं ध्यान रखने के लिए हूँ, तो शायद नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने उस वोट बैंक को अपना संदेश दिया है। ठीक है, जैसे मनीष जी आएंगे मुझे जानकारी दीजिएगा, उससे पहले राकेश रंजन जी आपका जवाब ले लेती हूँ, फिर उसके बाद धीरज जी आपके पास आते हैं। जी पूर्णिमा जी, यदि जननायक और कोई नहीं हो सकता है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो सबसे पहले मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए इमेज बिल्डिंग के लिए जननायक को इस्तेमाल किए थे। लेकिन बिहार में उनकी स्थिति जस्ट उल्टा है, बिहार में उनको जुमला नायक और झूठ नायक माना जाता है। दूसरी बात, यही कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार थी जब मुंगेरी लाल कमीशन का आयोग की रिपोर्ट के आधार पे पिछड़ों, महिलाओं और अति पिछड़ों के आरक्षण जब लागू किए थे, तो यही जनसंघ और बीजेपी ने मिलकर के उनकी सरकार गिराई थी, और न सिर्फ सरकार गिराई थी, उनकी मां तक को गालियां दी थी। मैं नारा यहाँ पे कहिएगा तो मैं पढ़ दूंगा। नहीं, अभी ईशान जी की तरफ से ये सब कुछ बता दिया गया। अब वहां पर भी आपकी लगता है एब्सेंट लग गई थी सर, सॉरी टू से, वहां पर भी आपकी एब्सेंट लग गई थी। जैसे आप अब्दुल बारी सिद्दीकी को सुनने के दौरान एब्सेंट हो गए थे, ठीक वैसे ही अभी आपने ईशान को सुनने में भी अपनी एब्सेंट मार्क कर दी थी। एग्जैक्टली अभी ईशान की तरफ से वही बताया गया। लेकिन ईशान भाई ने ये नहीं बताया था कि उनकी माता जी को भी गाली ये लोग दिए थे। अच्छा, तो उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। और ये लोग अपने आप को कर्पूरी ठाकुर जी के में से अपना रूट ट्रेस कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों के दलाल नहीं थे, और वो गद्दार नहीं थे। बड़ी जल्दी याद आई, नहीं थे, बड़ी जल्दी याद आई राकेश रंजन जी। हाँ, मैंने बोला कि कर्पूरी ठाकुर जी स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, वो अंग्रेजों के दलाल नहीं थे, वो अंग्रेजों के मुखबिर नहीं थे, वो स्वतंत्रता सेनानी के साथ गद्दारी नहीं किए थे। जो लोग अपने आप को जोड़ रहे हैं, अपने उनसे नाता और रिश्ता, ये जनता सब जानती है और जनता पूछ रही है। इसीलिए जननायक यदि कोई और यूज कर रहा है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए इन पे पार्टी के लिए, और फिर तेजस्वी भी मांग लेंगे। और शोषित वंचित समुदाय के जो नहीं, तो फिर तेजस्वी भी मान लेंगे क्या? फिर तेजस्वी जी भी मांग लेंगे क्या माफी उसके बाद? क्या पेटेंट करा लिए हैं क्या? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आप ही ने कहा कि कोई नहीं हो सकता तो प्रधानमंत्री जी को पहले माफी मांगनी चाहिए, तो फिर तेजस्वी भी मांग लेंगे क्या माफी उसके बाद? अगर कोई भी नहीं हो सकता तो तेजस्वी भी फिर माफी मांग लेंगे, फिर तो ठीक है ना ये। अरे प्रधानमंत्री जी से माफी मांग रही है ना पहले। वही मैंने पूछा कि उसके बाद तेजस्वी भी मांग लेंगे क्या? सुनिए ना, जननायक हो, लोकनायक हो, कोई भी चीज कोई पेटेंट नहीं कराया। यदि अपने अच्छे कर्मों से बनना चाहता है तो बन जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज का पेटेंट प्रधानमंत्री ठीक है, तो ये बातें जाके सारी की सारी अब्दुल बारी सिद्दीकी को बता दीजिएगा आज। ये सारी की सारी बातें जाके अब्दुल बारी सिद्दीकी को बता दीजिएगा और बताइएगा कि महसूस कुछ भी करें, पब्लिकली नहीं कहना चाहिए। बड़ा डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है फिर। अरे राकेश जी, ये सब कुछ जाके अब्दुल बारी सिद्दीकी को बताइएगा ना आज। कुछ नहीं मालूम है। अरे जाकर उनको बताइएगा ना ये सब। नहीं रखते हैं, नहीं बताएंगे तो नालायक लोगों को नहीं बताएंगे उनको जाकर। नहीं बताएंगे। ठीक है, पहले आप संजय जी जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद मनीष जी भी आ गए, धीरज जी दोनों के पास आती हूँ क्लोजिंग कमेंट। तो देखिए ऐसा है कि कल ही मेरे साथ डिबेट में बैठे थे, टाइमर रख देंगे और डॉक्टर साहब को मैंने एकदम डॉक्टरी इनकी निकाल दी थी। इनसे पूछा था डॉक्टरी कब की है ना, तो बता नहीं पाए थे क्योंकि वो जंगल राज में किए थे, इसलिए डॉक्टरी की डिग्री। धीरज जी फौरन आ रहा। अभी हमारे मित्र ईशान जी ने बड़ी अच्छी बात की कि जनसंघ ने भाई विरोध किया था। ये बताओ भैया, डिसॉल्व जब 1977 में डिसॉल्व हो गया था, जनसंघ नाम की कोई चीज ही नहीं थी, तो जनसंघ विरोध कर देगा, कैसे कर दिया? नंबर 2, नंबर 3 जो फॉर्म हुई थी यार, सुन लीजिए। ठीक है, समय की कमी के कारण बाकी सबकी क्लोजिंग कमेंट्स में नहीं ले पाऊंगी, पर आपका शुक्रिया। संजय राणा जी आपका शुक्रिया, समीर सर आपका भी शुक्रिया, धीरज कुशवाहा जी, डॉक्टर राकेश रंजन, ईशान त्यागी जी, मनीष पांडे जी, चर्चा का आप हिस्सा बने। दहाड़ में आज के लिए फिलहाल इतना ही।